हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोगी यौगिक। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर है जिसका नाम है उपसहसंयोगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने हालांकि 11 में नाम तो सुना होगा इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, सारा कुछ और नहीं पढ़ा है तो देखिए ध्यान से। हम आज लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखेंगे एक तो इसका इंट्रोडक्शन और साथ में हम देखेंगे उपसहसंयोगी यौगिकों के वर्नर सिद्धांत। ठीक है, तो उपसहसंयोगी यौगिक जो होते हैं उनका वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे और उसकी सीमाएं वगैरह। तो देखिए लास्ट तक वीडियो को। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपसहसंयोगी यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। देखिए ध्यान से, अगर दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें तो हमारे पास में है, मान लीजिए NH3 और NH3 में दोस्तों नाइट्रोजन होता है, उससे बंधित होता है एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। बाकी नाइट्रोजन के ऊपर दो ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, जो कि अबंधित होते हैं। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हम इसको ऐसे रख देते हैं। दोस्तों ये होता कैसे, देखिए ध्यान से। नाइट्रोजन होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो 7 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2 और 5। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर, जिसमें 3 हाइड्रोजन के साथ में बंध बना रखे, मतलब ये साझा कर रखा है उसने। बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसको हम बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में साझा किया है। तो साझा किया है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाइट्रोजन ने भी साझे में भाग लिया है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ में मिल करके इसका जो अष्टक होता है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण। इसको बोला जाता है अष्टक। क्या बोला जाता है इसको? अष्टक। ये अष्टक सिद्धांत के हिसाब से। तो नाइट्रोजन होता है, उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने 3 तो साझे कर रखे हाइड्रोजन से। इस हिसाब से अगर 5 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएंगे? 8। मतलब इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नहीं चाहता है किसी से साझा करने के लिए, तो नाइट्रोजन होता है अब अपने आप में संतुष्ट है, अष्टक पूर्ण है, इसका संतुष्ट है। बट दोस्तों अगर उसके पास में कोई भिखारी आ जाता है, मान लीजिए हमारे पास में है BF3। BF3 की बात करें तो BF3 होता है, उसमें खोल के इसको मैं बताता हूँ। बोरॉन होगा दोस्तों, उसके साथ में F जुड़े होंगे या साझे किए होंगे 3 ऐसे। इसमें अगर हम लोग B की बात करेंगे दोस्तों, तो बोरॉन होता है, इसका परमाणु संख्या होती है 5। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कितना हो जाएगा? 2 और 3। और 3 इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब 3 होता है, उसने साझे कर रखे हैं F के साथ में, मतलब फ्लोरीन के साथ में। अब जो आपका फ्लोरीन होता है दोस्तों, उसने 3 साझे किए, तो बोरॉन होगा, उसके अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन टोटल अगर गिनती में देखा जाए तो 3 तो साझे कर रखे हैं, 3 इसके बाह्यतम कोश में है, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बट आप सोचो, यहाँ पर तो इसका अष्टक कंप्लीट हो रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अष्टक का सिद्धांत होता है। बट यहाँ पर क्या है? 6 साझा किया, फिर भी भाई साहब इसके पास में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब जो आपका बोरॉन होता है वह भी संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कोशिश करेगा जिसके पास उपलब्ध है उसके पास जाने की। तो आपका जो नाइट्रोजन होता है ये भी चाहता है भाई साहब कि मेरा तो भाई साहब अष्टक पूर्ण हो गया है, कि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मैं क्या करूँ, है ना, लेके घूम रहा है। बोरॉन होता है वो इसके पास जाता है और उसके पास निवेदन करता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेरे साथ में साझा कर लो। ठीक है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन कहता है अगर मैं साझा करता हूँ तो मेरा अष्टक होता है वो बिगड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि साझा तो कहीं कर नहीं सकता। साझा करेगा दोनों की भागीदारी होगी, आ रही बात समझे? तो साझा तो नहीं कर सकता है। फिर नाइट्रोजन समझाता है एक काम करो, मैं ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, क्योंकि अगर दे दूंगा तो मेरे पास अष्टक बिगड़ जाएगा, कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो साझा करेगा नाइट्रोजन तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो अष्टक बिगड़ जाएगा। दे देंगे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन तो भी ये लेके भाग जाएगा, तो उसके पास कमी आ जाएगी, तो भी इसका अष्टक बिगड़ जाएगा।
अब ये कहता है, समझाता है कि मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपको जब भी काम पड़ता है तब दे देता हूँ। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को पूरी तरह से देता है, बट ये कहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागना नहीं है, बस आपको जब जरूरत है तब काम में लेना है। मतलब आपका अष्टक पूर्ण करने के लिए मैं देता हूँ, पूरी तरह से लेके भाग नहीं जाना है। तो ये जो बोरॉन होता है वो इस नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। इस प्रकार समझो इस बात को ध्यान से दोस्तों, आ रही है समझे। ये जो तीर का निशान होता है वो दोस्तों एक बंद है, ये जो तीर का निशान है वो एक बंद है, और ये एक ही तरफ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन का साझा अगर देखा जाए तो एक ही तरफ हुआ है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पूरी तरह से दे देता है बोरॉन को, लेकिन बोरॉन होता है इसको छोड़ के भागेगा नहीं। आ रही है बात समझे। तो यहाँ पर इस दौरान अगर दोस्तों देखा जाए तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है, और उस बॉन्ड को बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और दोस्तों ये जो आपका एक कॉम्प्लेक्स बना है संकुल यौगिक, ये जो यौगिक होता है इस यौगिक को बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक। आ रही बात समझे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन है। देखो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो, या फिर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन, तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन बोले 2, युग्म बोले तो एक जोड़ा। ये भाई साहब एक भिकारियता जिसका नाम है हाइड्रोजन H+ के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इसी तरह से इसके पास में आता है, और इसी तरह से ये नाइट्रोजन कहता है कि भाई साहब मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ लेकिन भागना नहीं है, एक बंद बना के मेरे साथ रहना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्टी रखता है। यहाँ पर भी इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो एक प्रकार से संकुल का निर्माण हो जाएगा। इसको अलग से मैं बना रहा हूँ, देखिए नाइट्रोजन होता है, उसने 3 के तो साथ साझा कर रखा है, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो दे करके उसने हाइड्रोजन क्या दुख को खत्म किया है, और इस प्रकार से ये पूरा आपका एक संकुल का निर्माण हो जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है इस हिसाब से केंद्रीय जो धातु होता है, धातु नहीं है नाइट्रोजन, केंद्रीय जो परमाणु होता है उस पर या उसके हिसाब से क्या आ जाता है, प्लस चिन्ह। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये एक प्रकार से क्या बन जाता है, आपका संकुल बन जाता है। आ रही बात समझे। इसको बोला जाता है संकुल, कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, गुरु कोष्ठक, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया कि उपसंयोजक बंध क्या होता है और उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। तो उपसंयोजक बंध के माध्यम से जो भी यौगिक का निर्माण होता है उसको बोला जाता है उपसंयोजक यौगिक। अब इसमें 2 बातें होती है, एक तो यह है कि उपसंयोजक यौगिक होता है वो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरी बात इनको एक गुरु कोष्ठक के माध्यम से दर्शाते हैं, और उन गुरु कोष्ठक के अंदर जो भी बंधा होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, भागेगा नहीं और किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे आगे हम देखेंगे वर्नर सिद्धांत में। और साथ में ये है कि इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा गुरु कोष्ठक के जो बाहर होगा उसको बोला जाता है आयन, प्रति आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है, प्रति आयन या आयन बोलते हैं, और इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, संकुल। दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य आयनों के उदासीन अणुओं यानी कि लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध से बंधित होता है। दोस्तों यहाँ पर हालांकि में नाइट्रोजन होता है वो एक धातु आयन नहीं है, इसको हालांकि केंद्रीय परमाणु बोल सकते हैं, बट केंद्रीय धातु आयन नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया इन दोनों का, बट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है FeCO, ये CO कार्बोनिल होता है होल्स 4, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें आप देख रहे हैं Fe हो जाएगा एक धातु जो कि इसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं, ये आपका उदासीन अणु है, ठीक है, यह ऋणायन हो सकता है। तो उदासीन अणुओं ये इसको बोला जाता है लिगेंड, ये जो कोष्ठक के अंदर होता है छोटे कोष्ठक के अंदर इसको बोला जाता है लिगेंड, इसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल के याद रखो के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं
इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, उपसर्ज यौगिक। ये जो आपके CO होता है वो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसहसर्ज बंध बनाता है और जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं उपसर्ज यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत में हम एग्जाम्पल 3 लिए और इस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको बाद में लिखना है। ठीक है, पहले लैंग्वेज लिखना, मैंने हालांकि लैंग्वेज नहीं लिखी है तो उसको पहले लैंग्वेज लिख लेना, उसके बाद में इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखना। ठीक है, तो आपका नोट्स होता है अच्छा बन जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें 3 लोग हैं। एक तो है आपका कोबाल्ट, इसके अलावा क्लोरीन है, इसके अलावा अमोनिया है NH3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल में, तो इन तीनों में यदि हम लोग मान लेते हैं AgNO3 होगा, इसका विलयन डालते हैं। AgNO3 होता है दोस्तों, इसका विलयन डालते हैं, वो भी सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर। तो सामान्य ताप पर दोस्तों हम AgNO3 को मिलाते हैं। एक बात बोलता हूं मैं आपको, देखिए AgNO3 होता है जहां पर Cl होगा उस Cl के साथ में रिएक्शन करके बनाता है AgCl। क्या बनाता है? AgCl। AgNO3 इनमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको Cl3 3 Cl मिलते हैं, इसमें भी 3 Cl है और इसमें भी 3 Cl है। मतलब आपको फिक्स है कि यहाँ पर यदि 3 Cl होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको 3 AgCl प्राप्त होंगे। आ रही है बात समझे? तो दोस्तों हम इस कल्पना के हिसाब से समझते हैं, ध्यान से समझिए। हम इसको AgNO3 को इन तीनों के अंदर मिलाते हैं, इनका विलयन, तो हम कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए समझो, हम कल्पना कर रहे हैं कि हमको इधर से 3 Cl आएंगे, Ag के साथ मिलकर के हमको 3 मोल प्राप्त होते हैं AgCl के। सेम यहाँ पर भी 3 आपके पास में Cl है, Cl3 है, तो यहाँ पर भी हम 3 मोल AgCl प्राप्त होते कल्पना कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमको 3 मोल AgCl प्राप्त होते कल्पना कर सकते हैं। तो ये आप हम कल्पना करते हो किसमें 3 मोल AgCl के मिलने चाहिए। बट दोस्तों जब आप इसको प्रायोगिक तौर पर देखते हो, प्रायोगिक इसका सत्यापन देखते हो, सत्यापन करते हो या प्रायोगिक तौर पर इसको देखते हो, तो यहाँ पर कुछ और मिलता है। देखिए इसमें फर्स्ट में आपको मिलता है 3 मोल AgCl। ये तो फैक्ट नहीं है, मतलब ये तो गलत बात नहीं है, आराम से मिल गया कि हमने जो कल्पना की थी उसके हिसाब से 3 मोल मिल गए। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 2 मोल AgCl के मिलते हैं। क्या बात है सर, गलत बात है? नहीं, सही है, प्रैक्टिकल की। ना यहाँ पर भी हमको 1 मोल AgCl प्राप्त होता है। देखो ध्यान से दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जहाँ पर हम तीनों में देख रहे हैं Cl3 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 और AgNO3 मिलाने से मैंने आपको बोला कि Ag इन Cl के साथ मिलकर के उतने AgCl बनाएगा। तो हम लोगों ने कल्पना की पहले से कि यहाँ पर भी Cl3 है, Cl3 है, Cl3 उनके साथ मिलकर के 3 मोल AgCl के प्राप्त होने चाहिए। बट हमने देखा जब प्रायोगिक तौर पर, तो हमको यहाँ पर तो सही मिला, नीचे वाले एग्जाम्पल में हमको 2 मिले, 1 मोल कहाँ गया? इसमें हमको 1 मोल मिला, AgCl का 2 मोल कहाँ गए? तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझने के लिए हम इन तीनों के डायग्राम को समझते हैं। ध्यान से समझिए, इनकी जब हम संरचना देखते हैं दोस्तों, तो इनकी जो संरचना होती है वो होगी अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आप लोगों को पता है, जो आपका कोबाल्ट होगा उसके साथ कितने बंधे जुड़ेंगे? 6 बंधे। ठीक है, उसके साथ 6 उपसहसर्जक बंध। ठीक है, देखिए ध्यान से। और साथ में एक बात और भी बता देता हूँ, कोबाल्ट होता है दोस्तों, इस पर होता है +3 चार्ज, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अगर हम कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट होता है +3। फर्स्ट है कि हम संरचना को देखते हैं, बीच में आ जाएगा कोबाल्ट और कोबाल्ट को
कितने बंदे जुड़ने चाहिए, उसके साथ में 6 बंदे। और आपको पता होगा कि जो अष्टफल की संरचना कैसी होती है वो। ठीक है, ये कोबाल्ट हो गया, एक आपका ऊपर से आ जाएगा और एक नीचे से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6। उसी प्रकार सेम बन जाएगा यहाँ पर भी। अब दोस्तों इन सब में देखो ध्यान से, 6 उपसर्जक बंध बना रखे हैं किसने, तो जो लिगेंड है इनको बोला जाता है लिगेंड। ठीक है, उन्होंने पहले में आप देखो तो पहले में आप 6NH3 देखोगे, ये 6NH3 होते हैं वो इनके साथ बंध बना रखे हैं कोबाल्ट के साथ। तो सब में आ जाएगा यहाँ पर NH3 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 और NH3, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6। अब आप सोचेंगे भाई साहब Cl कहाँ गया, तो दोस्तों कोबाल्ट होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। तो इसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, तो +3 होगी दोस्तों। इस +3 को बैलेंस करने के लिए आपके Cl होते हैं, वो एक Cl पर होता है माइनस, और 3 Cl के लिए कितना हो जाएगा 3 Cl माइनस। तो 3 Cl माइनस होंगे वो यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में, ताकि आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि +3 के और -3 के कितना हो जाएगा 0, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बाहर को बैलेंस करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर पहले की बात। सेकंड की बात करेंगे दोस्तों, तो सेकंड में आप देखो कितने हैं अपने पास NH3 5 हैं, तो आपके 5 तो आ जाएंगे NH3। तो 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3। ठीक है, 5 NH3, यहाँ पर 3 Cl माइनस लिखें। अब दोस्तों 5 NH3 हो गए। अब एक तो आपका खाली रह गया, अब इस खाली को भरने के लिए आपका आएगा Cl इसमें से। तो जैसे Cl आएगा यहाँ पर, अब अगर हम इस संकुल की, ये जो कॉम्प्लेक्स बना इस संकुल को बोलेंगे, इसको बोला जाएगा संकुल। ठीक है, इस संकुल की हम यदि बात करेंगे आवेश की, तो +3 होना चाहिए। मैंने कहा +3 होना चाहिए, बट यहाँ पर एक Cl होता है, एक माइनस का है। तो जब एक आपका 3 तो प्लस है और एक माइनस का है, तो कितने बचेंगे आवेश +2। तो अब कितने आ जाएंगे यहाँ पर +2। आ रही बात समझ। और +2 को बैलेंस करने के लिए 3 में से 2 Cl बचे हैं, जो कि कहाँ आ जाएंगे बाहर। तो 3 में से 2 हैं वो Cl माइनस किसको बैलेंस करेंगे, इस आवेश को, ताकि आपका 2 प्लस का है और 2 माइनस का कितना हो जाएगा 0, इस प्रकार से। तीसरे को समझिए दोस्तों, इसमें NH3 कितने हैं 4, तो 4 तो हम NH3 बना देते हैं, 1 2 3 और 4, 2 बंदे खाली रह जाते दोस्तों। अब इसके लिए यहाँ से ये क्या कर लेगा, तीसरे एग्जाम्पल में 2 Cl इस बंद को कंप्लीट करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका NH3 की जगह Cl आ जाएंगे। तो ये इस कंपाउंड के अंदर, बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो 2 Cl फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों Cl होता है इसका -2 होते हैं, और कोबाल्ट का कितना होता है +3 होता है। तो अब कितने बचेंगे यहाँ पर +1, तो इस पर आ जाएगा +1 चार्ज। और +1 चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए एक Cl बचा है, जो कि आराम से बाहर होगा माइनस के रूप में। आ रही बात समझिए, तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। अब आप सोचिए ध्यान से, जब आपने AgNO3 को मिलाया, तो मिलाने से आपको पता है कि जो बॉक्स के अंदर है इसको बोला जाता है संकुल। तो संकुल जो है इसमें से कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, रिएक्शन नहीं कर सकता। AgNO3 होता है वो उनसे रिएक्शन करता है जो बाहर हैं, तो बाहर वाले को बोलते हैं आयन। जैसे कि यहाँ पर 2 Cl माइनस आयन है, यहाँ पर 3 Cl माइनस आयन है। तो ये जो होते हैं दोस्तों यही अभिक्रिया कर सकते हैं। तो AgNO3 हमने फर्स्ट में मिलाया, तो इसमें तीनों के तीनों Cl बाहर हैं, और तीनों के तीनों Cl बाहर हैं, तो Ag के साथ मिलकर के कितने मोल बनाते हैं, 3 AgCl के मोल बनाते हैं। दूसरी बात,
जब हमने सेकेंड वाले में कंपाउंड के अंदर विलियन मिलाया AgNO3 का, तो इसमें देखा तो 2 Cl तो बाहर है परंतु 1 Cl अंदर है, तो अंदर वाला होता है रिएक्शन नहीं करता है, ये संकुल में बना, इसने संकुल बना दिया है। तो जो 2 आयन हैं, ये 2 आयन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, Ag के साथ, और हमको 2 AgCl के मोल प्राप्त होते हैं। और लास्ट में आप देखोगे तो 2 Cl अंदर हैं, संकुल हैं, आयन के रूप में केवल आपका एक ही है। इस कारण से AgNO3 मिलाने से यहाँ पर 3 मोल AgCl प्राप्त न होकर के कितना मोल प्राप्त होता है, 1 मोल AgCl प्राप्त होता है। तो ये कहानी थी दोस्तों। इसमें 2-3 बातें हैं, उसको ध्यान रखिए। पहली बात ये है कि जो आपका CO होता है यानी कि कोबाल्ट होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3। अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट होता है वो कितने संकुल सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो सहसंयोजक बंध बना रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो बंध बना रहा है इसको बोला जाता है दोस्तों द्वितीयक संयोजकता। इसको बोला जाता है द्वितीयक संयोजकता। और जो मैंने आपको बोला कि केंद्रीय परमाणु होता है, जितनी वो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है उसको बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता। अगर मैं आपको एक ही बात में कहूं तो प्राथमिक संयोजकता होती है, वो होती है ऑक्सीकरण संख्या। प्राथमिक जो संयोजकता होती है दोस्तों वो होती है ऑक्सीकरण संख्या। और द्वितीयक संयोजकता दोस्तों होती है उपसहसंयोजन संख्या। यही 2 बातें होती है। वापस समझो इसको। जो आपका केंद्रीय परमाणु दर्शा रहा है वो है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, इसको बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता। जितने वो बंध बना रहा है केंद्रीय धातु, वो इसकी द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजन संख्या कह सकते हैं हम लोग। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता के आधार पर, या इसी को डिटेल से जो समझाया गया है वही समझाया गया है किसमें, उपसहसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत में। और यही वर्नर का सिद्धांत है दोस्तों। आ रही बात समझे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लैंग्वेज को लिखता हूँ। आइए दोस्तों इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते, देखिए ध्यान से। उपसहसंयोजक यौगिक होता है, इसका वर्नर सिद्धांत की अगर बात करें दोस्तों तो अल्फ्रेड एक वर्नर वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड वर्नर। उसने संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या उनकी संरचना के आधार पर की, जो वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत भी कहलाता है। उपसहसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं या पाई जाती हैं। ये वर्नर कहते हैं कि 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके अंदर 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहली संयोजकता का नाम है दोस्तों प्राथमिक या मुख्य संयोजकता, प्राइमरी या प्रिंसिपल वैलेंसी। अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो यह एक आयनित होती है। मैंने आपको बताया है कि कोबाल्ट होता है, यदि ये कोबाल्ट इनको छोड़ करके अलग हो जाए तो ये आयन के रूप में दोस्तों हो जाएगा अलग, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कैसे होती है, आयनित होती है। ठीक है, यह सदैव ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। आपने भी देखा है दोस्तों कि यहाँ पर जो पूरे संकुल हैं उस पर +3 ऑक्सीकरण संख्या है, ये कोबाल्ट के थ्रू है। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक ऋणायन लिया है। कितना ऋणायन लिया है, जितनी ऑक्सीकरण संख्या है उतनी। तो यहाँ पर +2 थे तो -2 से हमने संतुष्ट किया इसको, मतलब ऋणायन से संतुष्ट किया। और यहाँ पर -Cl3 उससे हमने +2 को संतुष्ट किया है। अरे बस हमने, तो जो प्राथमिक होते हैं ना संयोजकता, उसको हम ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट करते हैं। बंध टूटने पर आयन बनते हैं। अब ये आयनित होती है, तो बंध अगर टूटेगा तो वही बात मैंने आपको बोली, कोबाल्ट अगर अलग हो जाएगा बंध टूट के तो वो आयनों में विभक्त होगा। ये आपका हो जाएगा प्लस में और Cl आपका हो जाएगा माइनस में। आ रही है समझे, प्लस माइनस में टूट जाते हैं। आजकल प्राथमिक जो संयोजकता होती है इसका तात्पर्य ऑक्सीकरण संख्या से। मेन बात यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण संख्या ही क्या कहलाती है, प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। आ रही बात। तो ये फर्स्ट बात थी किसकी, वर्नर सिद्धांत की। सेकेंड बात है दोस्तों द्वितीयक संयोजकता, अर्थात इसको बोलते हैं सहायक संयोजकता, सेकेंडरी या एक्सिलरी वैलेंसी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दोस्तों कैसी होती है, अनआयनित होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं उनकी संख्या पर। देखिए ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणायन, ठीक है, आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। दोस्तों कोबाल्ट को चाहिए 6 बंदे, और 6 बंदे क्या हो जाएगी, द्वितीयक संयोजकता।
अब चाहे वो उदासीन से संतुष्ट हो, चाहे वो ऋणायन से संतुष्ट हो, तो इसमें सारे उदासीन से संतुष्ट हुए, इसमें 5 तो उदासीन से और 1 ऋणायन से अथवा ऋणायन आयनों से संतुष्ट होती है। यहाँ पर 4 है उदासीन अणुओं से संतुष्ट हुई है द्वितीयक संयोजकता और 2 ऋणायन से संतुष्ट हुई है। आर्य वचन, लेकिन प्राथमिक हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होती है। यह उपसंहरण संख्या के बराबर होती है। इसमें मेन बात यह है कि यह उपसंहरण संख्या के कैसे होती है, बराबर होती है। इसका मान किसी धातु के लिए निश्चित होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। किसी धातु के लिए इसका जो द्वितीयक संयोजकता होती है फिक्स होती है। बंध टूटने पर आयन नहीं बनते क्योंकि ये कैसे होते हैं, अनायनिक होते हैं। दोस्तों अगर हम इन तीनों में बात करें ऑक्सीकरण संख्या प्लस उपसंहरण संख्या की, देखिए इसमें यदि हम लोग इसको, मैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंहरण संख्या और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, जिसको प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। तो अगर इसमें देखो कि प्राथमिक संयोजकता तो कितनी है, +3। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो इसमें कितने हैं, +2। अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो कितनी होती है, +1। बट कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा कितनी हो जाएगी, जितने उस बंदे के साथ में जुड़े होंगे उनकी, वो डिपेंड नहीं करेगी किससे संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आ रही बात समझे? तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बंदे कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, तो कितने जुड़े हुए हैं आपके 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो यहाँ पर एक बात लिखिए, किसी भी धातु के लिए इसकी संख्या निश्चित होती है। तो आप देखो यहाँ पर किसी भी धातु के लिए कैसी है, निश्चित है। तो दोस्तों ये बात इसकी खास बात थी। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं, इसको मैं लिखता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं 2 पॉइंट और इसके साथ में उनकी कमियाँ यानी कि सीमाएं देखते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रत्येक परमाणु अपनी प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकता होती है उससे संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे कि अगर मैं इनमें बात करूं तो यहाँ पर उपसंहरण संख्या होती है वो 6 है, तो वो या तो उदासीन कम पड़ जाए तो वो ऋणायन से भी संतुष्ट कर सकता है, और जो आयन होता है वो +3 थे तब वो ऋणायन -3 से कंप्लीट हो रहा था, मतलब संतुष्ट हो रहा था, और +2 है वो -2 से संतुष्ट हो रहा है, और -1 होता है वो 1 से संतुष्ट हो रहा है, और इसमें 6 है तो 6 बने रहना चाहिए। तो ये बात इसने फर्स्ट में बोली की है। सेकेंड बात क्या है, द्वितीय संयोजकताएं केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, द्वितीय संयोजकताएं केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर अंतराकाश यानी कि स्पेस में दिष्ट यानी कि डायरेक्टेड रहती है। आप देखिए केंद्रीय धातु होते हैं उसमें 4 दिशा में आपको डायरेक्टेड, दिष्ट में ये क्या होते हैं, अंतराकाशों में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते, डायरेक्टेड रहते दिशाओं में। ठीक है, और इसी लक्षण के कारण से उपसर्ज यौगिक होते हैं उनमें त्रिविम समता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये टॉपिक है इस चैप्टर में, उसको हम बाद में समझेंगे। तो आइसोमेरिज्म समता दर्शाते हैं, त्रिविम समता। ठीक है, ये होते हो दोस्तों। ये जो पॉइंट लिखे 2 इतने खास नहीं है, 2 ही पॉइंट खास होते हैं संयोजकता वाले, 2 प्राथमिक और द्वितीय वाले। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्नर होता है उनका सिद्धांत की सीमाएं। तो 3 सीमा है मुख्य। देखिए, संकुल यौगिक होता है उसका निर्माण कुछ निश्चित धातु ही करती है। आपने देखा होगा कि हर एक धातु होती है वो संकुल का निर्माण नहीं करता है, कुछ निश्चित ही क्या करती है, धातु संकुल का निर्माण करती है। अन्य सभी धातु से संकुल का निर्माण होता, संकुल यौगिकों का निर्माण नहीं होता। ये फैक्ट बात है, ये बात सही है। इसके बाद में चुंबकीय गुण होता है और प्रकाशीय गुण होता है। जो संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण और प्रकाशीय गुण होता है उसके बारे में व्याख्या नहीं करता है। कौन नहीं करता है, वर्नर। ठीक है, थर्ड बात हो जाएगी इसकी सीमा, संकुल यौगिकों की ज्यामिति निश्चित होती है और इसके उत्तर देने के लिए उसका उत्तर देने में असमर्थ रहे, वो कौन असमर्थ रहे, आपके वर्नर। मतलब संकुल यौगिक होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, ये उन्होंने हाँ नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं कहा, असमर्थ रहे। ठीक है, उत्तर देने में। तो ये मुख्य इसकी 3 सीमाएं कमियां हो जाती है, और इनके 2 आगे और 2 ये 4 पॉइंट हो जाएंगे इसके सिद्धांत के। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया।
आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।